सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये कहानी है रिविया के गैरॉल्ट की, जिसे प्ले कर रहे हैं हमारे नन अदर देन हेनरी कैविल, जिन्हें कि हम सुपरमैन के नाम से भी जानते हैं। वेल, ये कहानी टेक प्लेस करती है आज से करीब 1200 साल पहले, जब दो दुनियाओं का संयोजन हुआ था। यानी कि दो दुनियाओं के टकराने की वजह से उनमें कुछ दरारें पैदा हुई और उन्हीं दरारों से हमारी धरती पर कई सारे अलग अलग प्रकार के वेयरवुल्फ, ब्लड सकिंग क्रीचर्स, वैम्पायर्स पैदा हो गए और उन्हें खत्म कर दे और इंसानों को बचाने के लिए विचर्स सामने आए, जिनमें से हेनरी कैविल या फिर गैरॉल्ट भी एक था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गैरॉल्ट एक बड़े से दलदल में किकामुरा नाम के जाइंट से लड़ रहा होता है और गुस्से में आ जाने की वजह से विचर यानी कि गैरॉल्ट की आंखें काली हो जाती है। और ये भी हम देख पाते हैं कि गुस्से में आने के बाद तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता और वहीं पर वो अपने सिल्वर स्वॉर्ड से उसके पैरों को काट देता है और उसकी जान ले लेता है। बेसिकली विचर्स को हम एक तरीके के बाउंटी हंटर्स भी कह सकते हैं, जो कि पैसों के बदले इन मॉन्स्टर्स को इंसानों के लिए मारते हैं। जिसके बाद में गैरॉल्ट उस किकामुरा दैत्य को मारकर अपने घोड़े पर लाद कर ब्लैविकिन नामक शहर में पहुंचता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए वो पास ही की बार में पहुंच जाता है, मगर कोई भी शख्स उसके साथ में अच्छा सलूक नहीं करता है और हर कोई इसे विकृत कुत्ता कहकर बुलाने लगता है। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि इंसानों को ये विचर्स बिल्कुल नहीं पसंद है। ना तो वो उनके साथ रहना चाहते हैं और ना ही उनके साथ कोई संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि विचर्स जहाँ पर होते हैं प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। इसलिए हर कोई विचर्स को अपनी जगह अपने गाँव से भगाता रहता है। इसी वजह से वहाँ के कुछ लोग गैरॉल्ट को बुरा भला कहने लगते हैं, मगर तभी वहाँ की एक लड़की जिसका नाम था रेनफ्री, वो अपने लोगों को चुप करवा देती है और साथ ही गैरॉल्ट को बियर भी ऑफर करती है। दोनों की आपस में बातचीत होती है। रेनफ्री कहती है कि इस ब्लैविकिन में विचर्स का आना काफी अनोखी बात है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विचर कहता है कि पास ही गाँव के अंदर दलदल में एक बहुत ही बड़ा किकामुरा दैत्य था, मैंने उसे जस्ट अभी खत्म किया है और मैं यहाँ के राजा से मिलने के लिए आया हूँ ताकि वो मुझे इसका इनाम दे सके। रेनफ्री कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इनाम तो नहीं मिलेगा, इससे बेहतर यही है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ के लोग तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की की एंट्री होती है, जो कि कहती है कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, वो आपको इस मॉन्स्टर के बदले कुछ रुपए दे सकते हैं। अब यहाँ पर विचर आया ही पैसे लेने होता है, इस वजह से वो इस छोटी सी लड़की के साथ में चला जाता है। जिसके बाद में ये दोनों ही ब्लैविकिन की एक अबेंडेंट सी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, मगर विचर के सेंसेस ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पर एक जादुई शील्ड बना रखी है। इसलिए वो जब उसके अंदर पहुंचता है तो देख पाता है कि वो अबेंडेंट सी बिल्डिंग अंदर से काफी ज्यादा कलरफुल और बिल्कुल न्यू है। जिसके बाद में विचर की मुलाकात होती है स्ट्रेगोबॉर से, वही यहाँ का जादूगर होता है, जिसे देखकर विचर समझ जाता है कि ये सब कुछ तो इसकी प्लानिंग थी। तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर किकामोरो को मारकर जरूर आऊंगा, इसलिए तुमने मुझे अपने पास तक बुलाने के लिए एक बच्ची का सहारा लिया। तुमने यहाँ पर मुझे नाम देने के लिए नहीं, बल्कि खुद का एक बड़ा दैत्य मरवाने के लिए यहाँ पर बुलाया। जिस पर स्ट्रेगोबॉर कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें एक पर्सनली काम के लिए बुलाया है, तुम्हें मेरे लिए एक शख्स को मारना पड़ेगा, उसका नाम है रेनफ्री। अब यहाँ पर विचर उसका नाम सुनते ही समझ जाता है कि वो कोई दैत्य नहीं, वो तो एक लड़की है। तो विचर उसका ये काम करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दानवों को मारता हूँ, इंसानों को नहीं। जिसके जवाब में स्ट्रेगोबॉर कहता है रेनफ्री कोई आम लड़की नहीं है, इसका जन्म सूर्य ग्रहण के वक्त हुआ है। एक तरीके से सूर्य ग्रहण को काला सूरज भी कह सकते हैं। और अगर आपने शो की शुरुआत में एक लोगो देखा होगा जहाँ पर सूरज काले कलर में चमक रहा होता है, तो ये उसी का ही प्रतीक था। वेल, इन सिंबल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप इन सारे स्टार्टिंग वाले सिंबल्स को समझ पाएं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, स्ट्रेगोबॉर से बस यही बताता है कि इस वक्त पर पैदा हुई लड़कियां काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो पूरे शहर के अंदर कत्लेआम करती रहती हैं। दिखने में वो बिल्कुल आम इंसानों जैसी होती है, मगर उसके अंदर एक प्रेत आत्मा का वास होता है और ये आगे चलकर और भी कई सारे लोगों की जान लेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी रोक दो, मगर असल में ये सिर्फ एक भविष्यवाणी होती है, जिसके बेसिस पर स्ट्रेगोबॉर विचर को रेनफ्री की बाउंटी दे रहा होता है। लेकिन विचर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ दानवों का ही शिकार करता हूँ, इंसानों को नहीं मारता मैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कई साल आगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द विचर के यूनिवर्स में एक टाइम लाइन चल रही है, जो कि अलग अलग ईयर्स में टेक प्लेस करती है। अगर मैं अभी सारी ईयर्स आपको बताने लगूंगा तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरे साथ स्टोरी के थ्रू चलते जाइए, ताकि आप ईच एंड एवरी स्मॉल से स्मॉल डिटेल को भी ठीक तरीके से समझ पाएं। वेल, यहाँ पर हमारी मुलाकात इसके सेकंड कैरेक्टर से होती है, जिसका नाम होता है सिरी। ये कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की इस गाँव की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि सेंट्रा की राजकुमारी कलांती की पोती होती है। अब यहाँ पर बेसिकली कलांती की जो उम्र है वो करीब 50 के आसपास है, मगर मैंने इसे राजकुमारी इसलिए कहा है क्योंकि इस वक्त तक सेंट्रा
सेंट्रा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। सेरी की दादी यानी कलांती को इस वक्त ये पता चलता है कि हमारे सेंट्रा पर निल्फगार्ड का हमला होने वाला है। बेसिकली निल्फगार्ड इनकी अपोजिशन पार्टी होती है। जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस होते हैं उसी तरीके से सेंट्रा और निल्फगार्डियंस होते हैं। जिसके बाद में एक जंग की तैयारी हो जाती है और सेंट्रा की फौज उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है। मगर जब वो सामने से निल्फगार्ड की फौज को आते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी तादाद तो हमारे से कई गुना ज्यादा है, वो उनके सामने नहीं टिक सकते। और अब एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में निल्फगार्डियंस उस लड़ाई को जीत जाते हैं। इस जंग में कैसे तैसे करके कलांती के लोग उसे वापस से बचाकर अपने कैसल में ले आते हैं। लेकिन उनका पीछा करते करते निल्फगार्डियंस भी अब उनके कैसल तक पहुंच चुके होते हैं। मरने से पहले कलांती अपने सेवक मोज़ैक को कहती है कि तुम मुझे वचन दो कि किसी भी कीमत पर तुम सिरी को यहाँ से बचाकर ले जाओगे। उसी वक्त वहाँ पर सिरी भी पहुंच जाती है। अब एक तरफ तो नीचे से निल्फगार्डियंस अंदर आने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ कलांती मरने लगती है। तो उन्हें बचाने के लिए मोज़ैक अपनी जादुई शक्तियों से एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देता है जिससे कि कोई भी अंदर ना आ पाए। तो सिरी पूछती है कि आखिर ये प्रोटेक्टिंग शील्ड कब तक हमारी रक्षा कर सकती है। तो मोज़ैक बताता है ये प्रोटेक्टिंग शील्ड तब तक टिकेगी जब तक मैं टिकूंगा। वहीं पर कलांती अपनी पोती सिरी से कहती है कि जाकर गैरोल्ट से मिलना। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ट पर, जो कि जंगल में अकेले अपने घोड़े रोश के साथ में बातें कर रहा होता है, जिन पर ऑलरेडी रेनफ्री की नजर होती है। मगर विचर भी चालाक होता है और वह समझ जाता है कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। जिसके बाद में रेनफ्री खुद उसके सामने आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो विचर कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, जितना दूर हो सके मुझसे चली जाओ। तो रेनफ्री कहती है कि तुम्हारा काम है बाउंटी हंटिंग का, मैं तुम्हें एक बाउंटी देना चाहती हूँ स्ट्रेगोबॉर की। वो एक जादूगर है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जान से मार दो। तो विचर कहता है कि मुझे तो तुम्हें जान से मारने की सुपारी मिली है। अब जिस तरीके से स्ट्रेगोबॉर ने विचर को समझाने की कोशिश करी थी कि वो एक सूर्य ग्रहण में पैदा हुई काली छाया की लड़की है, उसी तरीके से रेनफ्री भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि स्ट्रेगोबॉर एक बहुत ही बड़ा हरामखोर जादूगर है। वह शहर के सभी लोगों को पागल बनाकर उनका पैसा रख लेता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जान से मार दो। उसने मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी करवाए, मगर वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की काफी अच्छी काबिलियत है और इसी वजह से मैं आज तक टिक पाई हूँ। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिनों तक और टिक पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उसे जान से मार दो। जिस पर विचर उसे कहता है कि बदले की आंख को छोड़कर तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाती हो। रेनफ्री उसे बताती है कि किसी वक्त में एक राजकुमारी हुआ करती थी, मैं राज घराने में पैदा हुई थी, मगर स्ट्रेगोबॉर ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वहाँ के लोगों को ये बताया, मेरे माता पिता को ये बताया कि मैं सूर्य ग्रहण के वक्त पैदा हुई हूँ, मेरे अंदर काली छाया का प्रकोप है। इन सारी बातों को मैं कभी नहीं भुला सकती। जिसके बाद में ये दोनों ही थोड़े बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं और हमें एक फिजिकल सीन वहाँ पर इन दोनों के ही बीच में दिखाया जाता है। और जब अगले दिन सुबह गैरोल्ट की आंख खुलती है तो वो देख पाता है कि रेनफ्री तो वहाँ से जा चुकी है। जिसका पीछा करते हुए गैरोल्ट अगेन ब्लेवेकिन राज्य में पहुंच जाता है, जहाँ पर रेनफ्री के लोग इसे घेर लेते हैं। गैरोल्ट कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रेनफ्री से मिलना है। तो लोग इसे कहते हैं कि वो अपना बदला लेने के लिए स्ट्रेगोबॉर के पास जा रही है और वो खुद ही उसे जान से मार देगी। हम नहीं चाहते कि तुम उसके रास्ते में बीच में आड़े आओ, और अगर तुम्हें पहुंच नहीं है उसके पास तो तुम्हें हम सबसे लड़ना होगा। जिसके बाद तो गैरोल्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर हमें एक सुपर फाइट दिखाई जाती है द विचर और बाकी सभी आम इंसानों के बीच में। गैरोल्ट की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, बीइंग लाइक अ सुपर ह्यूमन एंड सुपर फास्टनेस के साथ उसके सामने तो मानो कोई भी नहीं टिक पाता है। वो एक एक करके सभी को जान से मारता जाता है। जिसके बाद में रेनफ्री वहाँ पर पहुंच जाती है उसी छोटी लड़की के गले पर तलवार रखकर और कहती है कि गैरोल्ट मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगी। जवाब में गैरोल्ट कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता रेनफ्री, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मजबूर मत करो। मगर रेनफ्री के सर पर तो स्ट्रेगोबॉर को मारने का भूत सवार था, इसलिए वो विचर को अपने सामने से हटा देना चाहती थी। इसलिए वो उसके ऊपर तलवार से धड़ाधड़ वार करती है। विचर नहीं चाहता था कि वो उस पर वार करे, वो उसका काफी बचाव भी करता है, बट एट द एंड गलती से उसका चाकू उसी के गले पर लग जाता है और रेनफ्री की जान वहीं पर चली जाती है। मरने से ठीक 1 मिनट पहले वो गैरोल्ट को कहती है द गर्ल इन द वुड इज योर डेस्टिनी। इसका मतलब ये है कि जंगल में छुपी लड़की का पीछा करो, वही तुम्हारी डेस्टिनी है, यही तुम्हारे जीने का मकसद बनेगा। वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है निल्फगार्डियंस पर, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से मोज़ैक की प्रोटेक्टिंग शील्ड को तोड़ देते हैं। यहाँ पर मोज़ैक सिरी को बताता है कि निल्फगार्डियंस काफी ज्यादा बुरे होते हैं, वो लोगों की टांगे तोड़ देते हैं, उनके मुंह में से जबान खींचकर बाहर निकाल देते हैं, पेट चीर कर आते बाहर निकाल देते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं और पूरी बॉडी को आग लगा देते हैं। वो किसी को भी गिरफ्तार करके उन्हें कैदी नहीं बनाते, बल्कि बेरहमी से उन सभी को जान से मार डालते हैं।
उनके सामने कोई भी नहीं टिकता, उनकी ताकत काफी ज्यादा बड़ी है। उसकी बातों से हमें ये तो पता चल ही गया था कि निल्फ गार्डियंस इस विचर के यूनिवर्स की सबसे बड़ी फौज है, जिसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता था। मगर अब देखते ही देखते सारे निल्फ गार्डियंस अब उनके कैसल के अंदर तक घुस चुके होते हैं। इस वजह से मोज़ैक एक छुपे हुए रास्ते से सीरी को अपने साथ में लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक निल्फ गार्डियन की नजर उन पर पड़ जाती है और वो अपना तीर चलाकर मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही गिर जाते हैं। जिसके बाद तो सीरी अकेले ही वहां से भागने लगती है, मगर घोड़े पर एक निल्फ गार्डियन उसका पीछा करने लगता है। एक बड़े से मैदान में आ जाने के बाद में सीरी को लगता है कि वो तो उसे पकड़ ही लेगा, इसलिए वो मुड़कर जोरदार चिल्लाती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घोड़ा गिर जाता है, उस पर चलने वाला उसका सवारी भी गिर जाता है और वह जमीन भी दो भागों में से फट जाती है। इसका मतलब यह है कि सीरी के अंदर भी काफी छुपी हुई जादुई ताकतें हैं, जिसके बाद में अपने बचाव के लिए सीरी भागकर जंगलों में छिप जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या गेराल्ट को जंगल में छिपी लड़की मिल पाएगी, और या फिर सीरी जिसे कि उसकी दादी ने कहा था कि जाकर विचर से मिलना है, वो उससे मिल पाएगी? यह क्या होगा जब निल्फ गार्डियंस उसे ढूंढकर उसे वहीं पर जान से मार देंगे? सो इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।